सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नर्सिंग गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरिधर नर्सिंग गुरु में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑस्टियोपोरोसिस के कारणों के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में और उसकी जांचों के बारे में बताया था, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो उस कंडीशन में किस प्रकार का ट्रीटमेंट उसका चलता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए सबसे फर्स्ट मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है बिसफॉस्फोनेट्स। और इस प्रकार के जो मेडिसिन्स होती हैं ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रोक देती हैं। ओस्टियोक्लास्ट मतलब बोन के अंदर इस प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि बोन को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। तो इस प्रकार की सेल्स को ये रोकने का काम करेगी, उसके काम को ये रोक देती है ताकि बोन को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और इस प्रकार की जो मेडिसिन्स होती हैं पानी के साथ में ली जाती हैं, और जब भी ये मेडिसिन ली जाती हैं तो उसके करीबन 30 मिनट तक जो पेशेंट होता है उसको सीधे बैठे रहना होता है। अगर वो लेट जाता है तो उस कंडीशन में उसको ईसोफेजाइटिस हो सकता है, यानी कि जो हमारी ग्रास नाल होती है, ईसोफेगस होता है, उसमें सूजन होने की संभावना बनी रहती है। तो अब बात करते हैं बिसफॉस्फोनेट्स के इंजेक्शन के बारे में। तो इसका भी सेम फंक्शन होता है, और जब भी पेशेंट ये इंजेक्शन लगवाता है तो उस कंडीशन में करीबन 3 दिन तक हमारी बॉडी के अंदर कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बुखार आना, सर दर्द होना और मांसपेशियों में दर्द होना। और ये लक्षण 3 दिन के बाद में अपने आप ही दूर हो जाते हैं। और ये जो इंजेक्शन होता है थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। और साथ ही यह इंजेक्शन आप हर 3 महीने में लगवा सकते हैं या साल में एक बार लगवा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बिसफॉस्फोनेट की टेबलेट के बारे में बताया, तो वो टेबलेट आपको हर सप्ताह खानी पड़ सकती है और या मंथ में एक बार खानी पड़ सकती है। तो उससे अच्छा कि आप साल में एक बार इंजेक्शन लगवा लें। अगली मेडिसिन आती है कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन का कार्य क्या है? यह बोन रिजॉर्प्शन को कम कर देता है या रोक देता है। तो बोन रिजॉर्प्शन का मतलब है हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम होता है वह वहाँ से निकलकर ब्लड में आ जाता है, जिससे कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ये मेडिसिन रोक देती है ताकि बोन को किसी प्रकार का नुकसान न हो और वो कमज़ोर न हो। साथ ही जो हड्डियों में दर्द होता है उसको भी ये कम कर देता है। और इस प्रकार का जो मेडिसिन होता है नेजल स्प्रे फॉर्म में आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। लेकिन जो स्प्रे होता है इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, जैसा कि नाक के अंदर इरिटेशन होना, जिसे लक्षण दिख सकते हैं, जबकि इंजेक्शन की वजह से जी मचलने जैसे लक्षण दिख सकते हैं। अगली मेडिसिन आती है रेलॉक्सिफेन। तो इस प्रकार के मेडिसिन का उपयोग उन महिलाओं में किया जाता है जिनके पीरियड्स किसी एज के बाद में बंद हो जाते हैं, और बंद होने की वजह से उनके शरीर में एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है, और उस हार्मोन की कमी की वजह से हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। तो इस मेडिसिन के द्वारा क्या होता है, जो एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन है उसके कार्य बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हड्डियों में कमज़ोरी थी वो कमज़ोरी दूर हो जाती है। और लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, इसकी वजह से ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली मेडिसिन आती है डेनोसुमेब। और इस प्रकार की जो मेडिसिन होती है बिसफॉस्फोनेट मेडिसिन की तुलना में इसके प्रभाव बहुत ही अच्छे होते हैं, और ये जो मेडिसिन होती है इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती है। और इस प्रकार का जो मेडिसिन होता है यानी कि इंजेक्शन हर 6 मंथ में लगवाया जाता है, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल, जिसको भी प्रॉब्लम होती है हर 6 मंथ में इसका इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और इस प्रकार की मेडिसिन का उपयोग तभी किया जाता है जब दूसरे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं। अगली मेडिसिन आती है
रोमोसोसोमैब और इस प्रकार की जो मेडिसिन होती है हड्डी के कमज़ोर होने की प्रक्रिया को कम कर देती है, ताकि हड्डी कमज़ोर ना हो, नष्ट ना हो, और नई बोन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। और इस प्रकार की जो मेडिसिन होती है इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। इसके 2 इंजेक्शन लगवाने होते हैं और इनका जो टाइम लिमिट होती है, यानी कि आपको ये इंजेक्शन 1 साल के अंदर लगवाने होते हैं और दोनों इंजेक्शन के बीच का जो अंतराल होता है वो 1 महीने का होना चाहिए। यानी कि अभी आपने इंजेक्शन लगवाया तो दूसरा इंजेक्शन आपको 1 मंथ के बाद में लगवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं अगली मेडिसिन की, जिसका नाम है टेरीपेराटाइड। तो एक प्रकार से ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जस्ट एज ए सिमिलर जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स होते हैं उसी की तरह ये वर्क करता है और ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। और ये जो इंजेक्शन है डेली लगाया जाता है और ये इंजेक्शन करीबन 2 साल तक लगाना पड़ता है। अगली मेडिसिन आती है कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो जैसा कि आपको पता होगा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो ये जो मेडिसिन आती है कॉम्बिनेशन में आती है, इसमें कैल्शियम भी होता है और विटामिन डी भी होता है। और इस प्रकार की जो मेडिसिन का उपयोग कब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति में थायराइड की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं वो अगर उनके जो सिक्रेशंस होते हैं कम होते हैं, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है और साथ ही बोन में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए इस प्रकार की मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी उम्र के बाद में महिलाओं में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस महिला में हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन। तो उस अवस्था में ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए, यानी कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने से बचने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन थेरेपी। ये बोन की डेंसिटी को मेंटेन करने का काम करती है और इस प्रकार के जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जब यूज़ की जाती है जब महिला में मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उसके तुरंत पश्चात ये थेरेपी स्टार्ट की जाती है। लेकिन इसमें कई प्रकार के रिस्क होती हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉट्स होना और यूटरस में कैंसर होना, ब्रेस्ट कैंसर होना और हार्ट की कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। सो ये जो थेरेपी है किस कंडीशन में यूज़ की जाती है, जैसे कि जो यंगर वुमेंस होती हैं और जिसमें कभी कभी बीच में पीरियड्स बंद हो जाते हैं महिलाओं में, तो उस कंडीशन में ही इस थेरेपी का यूज़ किया जाना चाहिए। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये बोन की डेंसिटी को मेंटेन करने का काम करती है। जैसा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है और यह स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल भी कम होता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है। और जो रिसर्च स्टडी हुई है उसमें ये चीज़ पाई गई है कि जो भी मेल्स होते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस की जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी मानी जाती हैं। इसलिए जब भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज़ करते हैं तो उसके साथ में ऑस्टियोपोरोसिस की दवाइयाँ भी आप एडिशनल दे सकते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस थेरेपी का यूज़ जब किया जाता है जब किसी व्यक्ति में थायराइड की प्रॉब्लम होती है। थायराइड की प्रॉब्लम होने की वजह से वो अच्छे से वर्क नहीं करती है और थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में जब भी थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें प्योर सिंथेटिक थायरोक्सिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि T4, और ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये इंजेक्शन डेली स्किन के अंदर लगाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए आप डाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप डाइट लेते हैं तो उसमें इस प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होना चाहिए जो कि आपकी बोन्स को हेल्दी रखें, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन के एंड जिंक। तो इस प्रकार की डाइट के द्वारा आप अपनी बोन को हेल्दी रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं।
ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एक्सरसाइज एक बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है। तो इसमें आप वेट बियरिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार की एक्सरसाइज में आपके हाथ या पैर ग्राउंड के ऊपर होना चाहिए या किसी दूसरी सरफेस पर भी हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है क्लाइंबिंग स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों पर चढ़ना या पुशअप्स मारना। ये भी वेट बियरिंग एक्सरसाइज के अंदर आता है। इसकी वजह से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हेल्दी होती हैं। और साथ ही रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग प्रेस करना, स्क्वाट्स करना, पुशअप्स मारना और डंबल उठाना, या जो रेजिस्टेंस बैंड होते हैं उसका उपयोग करना, या जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मशीन होती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है और आपकी हड्डी में जो सेल्स होती हैं उन नई सेल्स का निर्माण होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और साथ ही जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से कई प्रकार के पॉजिटिव हेल्थ इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं, जैसे कि वेट का कम होना, आपके हार्ट का हेल्दी होना, साथ ही आपकी बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन होने की वजह से आपकी जो गिरने की जो समस्या है वो भी कम हो जाती है। और जब भी आप इस प्रकार की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।